हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई नई ऊर्जा के साथ चल रही होगी। आज हम लोग बात करने वाले हैं अवतल दर्पण में वस्तु की स्थिति के अनुसार बनने वाले प्रतिबिंब के बारे में। तो इस वीडियो में बने रहिए। पिछले वीडियो को अगर आपने नहीं देखा, जो प्रतिबिंब बनने का नियम है उसको अगर आपने नहीं देखा तो जरूर देखें, क्योंकि उसी के अनुसार इसमें प्रतिबिंब बनने की क्रिया को हम लोग पूर्ण करने वाले हैं और प्रतिबिंब को समझने वाले हैं। तो सबसे पहले हमें बात करनी है, जो प्रतिबिंब बनता है अवतल दर्पण के अंतर्गत वो कौन कौन सा दर्पण में प्रतिबिंब बनता है और कैसे कैसे प्रतिबिंब बनता है और कहां पर प्रतिबिंब बनता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नई ऊर्जा के साथ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जब वस्तु जो है वह अनंत पर हो। वस्तु कहां पर होती है? जब अनंत पर होती है, वह भी किस केस में? तो याद रखेंगे, जो हम बात कर रहे हैं वह पूरी की पूरी तरह अवतल दर्पण में बात कर रहे हैं। और प्रतिबिंब की स्थिति मतलब प्रतिबिंब कहां बनेगा और प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी, कि वह उल्टा होगा, कि छोटा होगा, कि आभासी होगा या वास्तविक होगा, है ना। प्रकृति का अर्थ होता है कि वह उसकी नेचर कैसी होगी, चाहे वह उल्टा हो या वास्तविक हो या सीधा हो या आभासी हो, यह इसकी प्रकृति होगी। और वह बनने का स्थान या स्थिति जो होता है, मतलब कहां पर प्रतिबिंब बनेगा। तो सबसे पहला केस आता है जब वस्तु अनंत दूरी पर हो, मतलब कहां पर हो? इनफाइनाइट डिस्टेंस पर। व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इनफाइनाइट डिस्टेंस, जब अनंत दूरी पर हो तब प्रतिबिंब कैसे बनेगा। तो ध्यान में रखना है, पहले केस को याद करेंगे कि जब प्रकाश किरण अनंत से आती है तो परावर्तित होकर फोकस पर से गुजर जाती है। तो यहां पर भी वही केस हो रहा है कि जब प्रकाश किरण आपतित हो रही है तो याद रखेंगे कि किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बनाने के लिए हम कम से कम 2 किरण आरेख का इस्तेमाल करते हैं। तो यहां भी हमने 2 किरण आरेख का इस्तेमाल किया है कि कोई भी अगर प्रतिबिंब है वह कहां से आ रही है, उससे प्रकाश अनंत से आ रही है, यह आ रही किरण आपतित किरण है। जब आती है तो वह क्या होती है, एक पॉइंट पर आकर मिल जाती है, मतलब फोकस पर आकर मिल जाती है। तो इस परिस्थिति में जो है, याद रखिएगा, एक केस और याद रखना है आपको कि जब दर्पण के परावर्तक सतह, जिस सतह से टकरा कर प्रकाश किरण लौटती है, अगर परावर्तक सतह के दिशा में अगर प्रतिबिंब बनेगा तो वह हमेशा वास्तविक होगा, और जब पीछे बनेगा तो हमेशा वह आभासी होगा और सीधा होगा। इस पॉइंट को हमेशा ध्यान में रखना है कि जब प्रतिबिंब जो है कहां बनेगा, दर्पण के बाईं ओर बनेगा, तो उस समय प्रतिबिंब जो है हमेशा उल्टा रहेगा और वास्तविक होगा। और अगर हम बात करें कि जब प्रतिबिंब इधर बनेगा, मतलब दाईं ओर बनेगा, तो प्रतिबिंब जो है हमेशा आभासी होगा और सीधा होगा। तो हम पहले केस की बात करते हैं कि जब अनंत दूरी पर होगा तो क्या होगा, अनंत से प्रकाश किरण जब आएगी तो वह एक बिंदु, जहां के फोकस कहते हैं, फोकस पर आकर केंद्रित हो जाएगी, जिस कारण से जो प्रतिबिंब है वह फोकस पर बनेगा। कहां पर बनेगा? तो फोकस पर बनेगा। वह भी कैसा? एक बिंदु मात्र बनेगा, फोकस पर बनेगा। कहां पर बनेगा? तो ध्यान में रखना है कि फोकस पर बनेगा, बिंदु मात्र बनेगा। जब इधर बन रहा है तो वास्तविक होगा, और जब इधर बन रहा है तो वास्तविक होगा। तो इसका मतलब है कि वह प्रतिबिंब क्या होगा? उल्टा होगा। तो पहला केस हमारा क्या था? अनंत पर हो वस्तु तो उसका प्रतिबिंब जो है क्या होगा, कि वास्तविक होगा, उल्टा होगा, फोकस पर बनेगा, बिंदु मात्र बनेगा। बिंदु मात्र मतलब बहुत छोटा। बिंदु मात्र का अर्थ होता है यहां पर बहुत छोटा, बहुत छोटा प्रतिबिंब बनेगा, इतना छोटा कि वह सीधी तरह से दिखा भी नहीं सकते। ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं जब वस्तु अनंत मतलब इनफाइनाइट और जो वक्रता केंद्र है, इनफाइनाइट और सी के बीच में अगर हमारा कोई वस्तु होगा, उसका प्रतिबिंब क्या होगा, कि उसका प्रतिबिंब ध्यान रखिएगा कि वक्रता केंद्र और सी, वक्रता केंद्र और एफ, क्या कहा हमने? वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र और एफ के बीच होगा। कहां पर होगा? वक्रता केंद्र और एफ मतलब फोकस के बीच में ही प्रतिबिंब बनेगा। और यह याद रखिएगा कि कहां पर है हमारा वस्तु, जब वस्तु अनंत पर हो। जब वस्तु अनंत पर, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में होगा तो पहला हम प्रकाश किरण कहां से ला रहे हैं? अनंत से, मतलब पैरेलल, प्रधान अक्ष के समानांतर ला रहे हैं प्रकाश किरण। तो यह परावर्तित होकर कहां से जाएगी? फोकस से जाएगी। और जब हम कोई प्रकाश किरण आपतित करते हैं वक्रता केंद्र से, तो यह परावर्तित होकर कहां जाती है? तो उसी रेखा पर लौट जाती है। इस केस को अगर हम देखते हैं तो यहां पर प्रतिबिंब कहां बना? सी और एफ के बीच में, मतलब वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में बना। कैसा बना? तो उल्टा बना। कैसा बना? तो उल्टा बना। कैसा बना? जब उल्टा होगा तो क्या होगा? ये वास्तविक होगा। और जब क्या देखेंगे तो वास्तविक हुआ तो वस्तु से थोड़ा छोटा होगा।
अब हम तीसरे केस में बात करते हैं। जब हम तीसरे केस में आते हैं तो कहता है कि जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर पर हो, सी पर होगा, तब प्रतिबिंब क्या होगा। तो याद रखिएगा कि जब सी पर होता है तो सी पर ही प्रतिबिंब बनता है, वस्तु के बराबर बनता है। जैसे जैसे हम वस्तु को निकट लाएंगे दर्पण के, वैसे वैसे वस्तु क्या होगा, बड़ा होते जाएगा। और लास्ट में जब हम देखेंगे तो वस्तु जो है, जो प्रतिबिंब है, वह दर्पण के पीछे भी बन जाएगा, मतलब आभासी बन जाएगा और सीधा भी बन जाएगा। इस केस में जब हम देखते हैं कि जब वस्तु वक्रता केंद्र पर होती है तो वक्रता केंद्र पर क्या होता है कि एक प्रकाश किरण जो है अनंत से लेके आ गए, गुजार दिया हमने फोकस से, फिर एक प्रकाश किरण जो है हम सी से क्या कहते हैं, एक वक्रता जो है फोकस पर लाए तो ये अनंत पर चला गया। तो क्या हुआ, यहां पर जहां पर ये दोनों किरण आरेख कट रहा है वहीं पर प्रतिबिंब की प्राप्ति हो रही है, मतलब जस्ट ये जो है वक्रता केंद्र पर ही पड़ता है, मतलब वस्तु के बराबर बनेगा। और कहां पर बनेगा, वक्रता केंद्र पर ही बनता है, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही आपको प्रतिबिंब बनेगा। और कैसा बनेगा, जब इधर बन रहा है तो यह वास्तविक होगा, जब वास्तविक होगा तो यह क्या होगा, उल्टा होगा, और जब उल्टा है तो यहां पर क्या बन रहा है, बराबर बन रहा है। और कहां पर बन रहा है, तो वक्रता केंद्र पर बन रहा है। अब और निकट आते हैं हम लोग, और निकट की बात अगर हम करते हैं तो हम कहां पर आते हैं, सी और एफ के बीच में। कहां पर आ जाते हैं, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में आते हैं। तो अब जो हमारा केस है वो क्या है, वक्रता केंद्र और जब हम फोकस के बीच में कोई वस्तु रखते हैं, याद रखना है कि जब वस्तु की स्थिति क्या हो, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में होती है, तब प्रतिबिंब जो है वो कैसा बनता है। तो ध्यान में रखेंगे, पहला केस याद करेंगे कि एक अनंत से हमने प्रकाश किरण लेके आए, उसके बाद हमने क्या किया, इसे क्रॉस करवाया, कहां से, फोकस से क्रॉस करवाया। तो जब यह फोकस से क्रॉस की तो चलिए यहां पर आगे जाके मिलेगा। और एक प्रकाश किरण जो है हम सी से क्रॉस करवाते हैं, मतलब जिस रेखा पर आती है उसी रेखा पर परावर्तित होकर गुजर जाती है। इसका मतलब है कि जहां पर कटेगा ये दोनों तो वहां पर प्रतिबिंब बना। तो कहां पर बना, तो हम कहेंगे सी और अनंत के बीच में, वस्तु से बड़ा बना। वस्तु पहले छोटा था, उससे प्रतिबिंब जो है वह क्या हो गया, बड़ा हो गया। तो वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बना। और कहां पर बना, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच कहीं भी। कहां बना, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच कहीं भी प्रतिबिंब मिला। और कैसा मिला, उल्टा मिला। उल्टा मिलने के साथ क्या मिला, हमें वास्तविक मिलेगा, क्योंकि दर्पण के साइड बन रहा है, परावर्तक सतह के साइड बन रहा है। तो जब परावर्तक सतह के साइड में बनेगा तो वह प्रतिबिंब कैसा होगा, वास्तविक होगा। और वास्तविक है तो कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा। उल्टा बना तो यहां पर क्या हुआ, वस्तु से बड़ा बना। और वस्तु से जब बड़ा बना तो अनंत और कहां पर बना, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में। अगेन एक बार रिवाइज करते हैं, हम लोग बात करते हैं अनंत पर जब रहेगा तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, फोकस पर बनेगा, बहुत छोटा बनेगा, उल्टा बनेगा और वास्तविक बनेगा। दूसरे केस में अगर हम बात करें अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में होगा तो कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा। कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा। और क्या बनेगा, वस्तु से छोटा होगा, लेकिन कहां पर बनेगा, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में। थोड़ा और नजदीक आ जाते हैं, जब वक्रता केंद्र पर आते हैं तो वक्रता केंद्र पर जब हम वस्तु को रखते हैं तो प्रतिबिंब भी जो है वह कहां पर बनती है, वक्रता केंद्र पर ही बनती है। और क्या होता है, वास्तविक होता है, उल्टा होता है और वस्तु के बराबर। कहां बना, वक्रता केंद्र पर। अब बात करते हैं वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में जब होगा तो क्या होगा, जब वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में होगा तो वास्तविक होगा, उल्टा होगा, वस्तु से बड़ा होगा, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में होगा। अब बात करते हैं अन्य दो केस की, जब वस्तु को हम कहां पर ले आते हैं, फोकस पर ले आते हैं। और अगला केस आता है हमारा जब वस्तु को ध्रुव और फोकस के बीच में रखते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, हम लोग बात करते हैं अगले टॉपिक पर। अवतल दर्पण के दो अन्य केस जो बच गए हमारे वो अब देख लेते हैं हम लोग। तो सबसे पहले क्या है कि जब वस्तु फोकस पर हो। चौथा केस, 3-4 केस हमने पहले देख लिया। अब जो आपका वो 4 केस हमने देखा था, ये आपका 5वां है और ये आपका 6वां केस है। तो 5वां केस अगर हम देखते हैं तो अब थोड़ा और निकट आ जाते हैं। पहले क्या था, जब वस्तु अनंत पर हो। फिर क्या हुआ कि जब वस्तु वक्रता केंद्र और अनंत के बीच हो, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो, फिर जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच हो। अब हमें बात करनी है कि जब वस्तु जो है वह कहां पर हो, फोकस पर हो। जब
अवतल दर्पण, याद रखिएगा जो दर्पण की बात कर रहे हैं वह कौन सा दर्पण है, तो अवतल दर्पण है। तो अवतल दर्पण के केस में जब वस्तु कहां पर हो, तो जब वस्तु हमारा फोकस पर हो, तो जब फोकस पर होता है तो याद रखिएगा फोकस से जब हम एक किरण गुजारते हैं और वक्रता केंद्र से एक किरण गुजारते हैं तो यहां पर जो प्रतिबिंब बनता है वो अनंत पर चला जाता है। वो कहां पर चला जाता है, अनंत पर चला जाता है और वस्तु से बहुत बड़ा हो जाता है। कहां पर पहुंच जाता है, अनंत पर, अनंत पर पहुंच जाता है और वस्तु से बहुत बहुत बड़ा बन जाता है, बहुत बड़ा प्रतिबिंब बनता है। और जब दर्पण की दिशा में बनेगा, बाईं ओर बनेगा, तो यह उल्टा होगा और जब उल्टा होगा तो यह वास्तविक प्रतिबिंब बनाएगा। अगला अगर हम केस पर बात करें तो जब वस्तु ध्रुव और फोकस के बीच में होगा। अब कहां पर ला रहे हैं, थोड़ा और नजदीक लाते हैं। ध्रुव जो पोल होता है और जो फोकस है उनके बीच में हम वस्तु को खड़ा कर देते हैं। इस केस में क्या होता है कि जब हम एक प्रकाश किरण जो है ध्रुव से आपतित करते हैं तो यह उसी पर परावर्तित हो जाती है और जब हम फोकस समानांतर लाते हैं या फोकस से गुजर जाती है। लेकिन यहां पर जो केस बन रहा है, यहां पर ध्यान से अगर आप देखिएगा तो यहां पर बाहर दर्पण के पीछे प्रकाश निकलते हुए प्रतीत हो रही है। मतलब अब जो प्रतिबिंब है, जो दोनों रेखाओं का कटान बिंदु है जहां पर ये दोनों कट रहा है, क्रॉस कर रहा है, वो दर्पण के पीछे बन रहा है और वस्तु से थोड़ा बड़ा बन रहा है। तो जब दर्पण के पीछे बनेगा तो हम कहेंगे आभासी बनता है और जब आभासी बनता है तो यह केस याद रखना है कि सीधा बनेगा और यह केस भी याद रखना है कि वस्तु से बड़ा बनेगा। कहां बनेगा, तो याद रखना वस्तु से बड़ा दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे बनेगा, बिसाइड्स दर्पण, ठीक है, मिरर के पीछे बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा। इकलौता ये केस होता है जब ध्रुव और फोकस के बीच में वस्तु होता है। इकलौता अवतल दर्पण में यह केस होता है जब वस्तु आभासी और सीधा बनता है और इसी का प्रयोग जो है देखिएगा दाढ़ी बनाने वाले मिरर में किया जाता है। अब अगर हम बात करें जो लाइट मिरर होता है, अभी हम जस्ट बात करेंगे इसके उपयोग के बारे में, तो यहां पर देखिएगा कि इसी का उपयोग जो है क्या किया जाता है, इसी केस का जस्ट उपयोग किया जाता है दाढ़ी बनाने वाले मिरर में किया जाता है। और अगर हम बात करें हेडलाइट में, तो हेडलाइट में क्या किया जाता है कि जब वस्तु फोकस पर होता है तो उस केस का इस्तेमाल किया जाता है कि अनंत पर प्रकाश किरण चली जाती है। ठीक है, तो हम बात करते हैं अब अगला केस आता है अब हमारा उत्तल दर्पण का। अभी तक जो हमने देखा था कि अवतल दर्पण में कितने केस हुए, तो 6 केस हुआ, 6 टर्म आया। पहला क्या था हमारा, जब वस्तु अनंत पर हो। दूसरा टर्म आया कि जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में हो। जब अब तीसरा टर्म आया जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो। फिर थोड़ा आगे आए जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच हो। अगला आए जब वस्तु वक्रता केंद्र, जब वस्तु फोकस पर हो। पांचवा आ गया, छठा क्या आ गया आपका कि जब वस्तु पोल जो ध्रुव होता है, ध्रुव और फोकस के बीच में। अब ये 6 केस में हमने देख लिया कि अवतल दर्पण का इतना, इससे ज्यादा केस नहीं निकालते हैं। अब जो केस है हमारा वह किसके लिए है, उत्तल दर्पण में। तो उत्तल दर्पण में 2 केस बनता है। पहला केस होता है जब अनंत पर हो और दूसरा केस बनता है जब अनंत और ध्रुव के बीच हो। क्योंकि अगर हम इस गोलीय दर्पण को देखें, इस गोलीय दर्पण में फोकस जो है किधर है, बाईं ओर है और बाईं ओर वस्तु रखना है। मतलब क्या है कि वस्तु की दिशा में इसका फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर है, सी और एफ है। इसके कारण जो है वस्तु इधर हम रख पा रहे हैं ज्यादा टर्म पर, लेकिन इधर अगर हम देखते हैं ना ही इसका इधर सी है ना ही इधर इसका एफ है। मतलब ना ही इसका वक्रता त्रिज्या है और वक्रता केंद्र है और ना ही इसका फोकस बिंदु है इधर। तो इसलिए हम इधर नहीं रख पाते हैं। जब भी वस्तु रखना है किधर रखना है, हमें बाईं ओर रखना है। ठीक है, इस केस में जब देखते हैं कि जब वस्तु अनंत पर हो, किस केस में, याद रखिएगा उत्तल दर्पण के केस में। तो जब अनंत पर होगा, एक प्रकाश किरण जब अनंत से आती है तो वह अपसारित होकर बाहर निकल जाती है, लेकिन फोकस पर मिलते हुए प्रतीत होती है। तो जब ये फोकस पर मिलते हुए प्रतीत होती है और इधर से भी जब हम लाते हैं तो यह फोकस पर मिलते हुए प्रतीत होती है। तो जब दर्पण के पीछे बनेगा तो याद रखिएगा, जब दर्पण के आगे बन रहा है तो क्या कहते हैं, वास्तविक उल्टा होता है। लेकिन जब दर्पण के पीछे बनता है तो वह आभासी होता है। क्या होता है, सीधा होता है। और कहां बनता है कि बिंदु मात्र बनता है। कहां पर बनता है, दर्पण के पीछे। कहां पर, फोकस पर, फोकस पर, दर्पण के पीछे, फोकस पर। यह मेंशन करना जरूरी है कि दर्पण के कहां बनेगा, पीछे बनेगा और कहां पर बनेगा, फोकस पर बनेगा। अब अगर हम बात करें दूसरे केस की उत्तल दर्पण में, तो यह जब वस्तु अनंत और ध्रुव के बीच में हो। तो जब वस्तु अनंत और ध्रुव के बीच में होगा, दूसरा केस है हमारा, है ना, क्योंकि इसके अलावा और कोई केस बनेगा ही नहीं इसमें। तो जब वस्तु ध्रुव और
अनंत के बीच में होगा तो क्या होगा कि यहां से देखिए एक प्रकाश किरण जो हमने कहां से लाया, अनंत से लाया, अनंत से लाया तो प्रधान अक्ष के समानांतर आया तो यह अपसारित होगी और फोकस से गुजरेगी, और जब ध्रुव पर गुजारा हमने तो यह इसी रेखा पर आके चली जाएगी। तो यहां पर देखिए कहां पर बना, P और F के बीच में कहीं पर, कहां पर बना, P और F, ध्रुव और वस्तु से छोटा बना, और कहां पर बना, P और F के बीच में बना, P और F के बीच में बना। और क्या हुआ कि जब इधर बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा तो क्या होगा, सीधा होगा। और PF के बीच कहां, दर्पण के पीछे, ये नहीं छोड़ना है, दर्पण के पीछे, इसको मेंशन करना जरूरी है कि दर्पण के पीछे बनेगा। और क्या बनेगा, जब दर्पण के पीछे रहेगा तो आभासी होगा और सीधा होगा। इसी केस का इस्तेमाल जो है कहां पर किया जाता है, साइड मिरर में इस्तेमाल किया जाता है, जहां पर उत्तल दर्पण लगाया जाता है। और इसी केस का इस्तेमाल से क्या होता है कि दूर की वस्तु जो है वह छोटी दिखती है। कहां, कैसी दिखती है, छोटी दिखती है, जिससे कि बड़ा सा रेंज आपको मिल जाता है, जिससे कि आप ज्यादा चीजों को देख सकते हैं। आगे हम लोग बात करते हैं उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण के क्या उपयोग हैं, इनका उपयोग कहां पर किया जाता है। अब हम लोग बात करते हैं उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण के उपयोग क्या है, या फिर हम लोग दैनिक जीवन में उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण का उपयोग कहां करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग टॉपिक को। तो गोलीय दर्पण का उपयोग, गोलीय दर्पण को क्या उपयोग है, सबसे पहले हम बात करते हैं अवतल दर्पण का। तो अवतल दर्पण का सबसे पहला उपयोग आता है, दाढ़ी बनाने वाला जो मिरर बनता है वह अवतल दर्पण का होता है, ताकि जो हमारा चेहरा है वह आवर्धित रूप से, आवर्धित मतलब होता है बड़ा दिख पाए, मैग्नीफाइड दिख पाए, जिसके कारण जो है हमारा दाढ़ी बनाने में आसानी हो सके। दूसरा टॉपिक आता है कि डॉक्टरों के व्यवहार में, जो डॉक्टर होते हैं, डेंटिस्ट होते हैं, वह दांतों को देखने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। जो मुख में देखते होंगे आप, डॉक्टर एक दर्पण डालता है, वो अवतल दर्पण होता है, ताकि दांत जो है वो आवर्धित रूप से दिख सके और जिससे काम करने में सुविधा हो सके। अगला अगर हम बात करें मोटर कार में, मोटर गाड़ियों में क्या होता है कि अवतल दर्पण का उपयोग कहां पर होता है, तो ध्यान में रखेंगे जो उसकी हेडलाइट होती है, जो आगे की लाइट होती है, अग्र लाइट होती है, उसमें क्या होता है कि अवतल दर्पण का उपयोग होता है। और अवतल दर्पण के उपयोग से क्या होता है कि जब इस दर्पण के फोकस पर रखा जाता है बल्ब को, तो यह परावर्तित होकर यह समानांतर चली जाती है, या यहां पर आती है और समानांतर चली जाती है, जिस कारण से आप देखते हैं मोटर गाड़ी का जो लाइट है वो काफी दूर तक जाता है और अनंत पर पहुंच जाता है, तो वो समानांतर निकलता है। इसी केस का इस्तेमाल जो है मोटर गाड़ियों के हेडलाइट या फिर सर्च लाइट जो होता है, चाहे आपका टॉर्च, इन सब में जो है अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। अगर हम बात करें परावर्तन दूरबीन का, तो परावर्तन दूरबीनों में भी अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। अगर हम बात करें सोलर कुकर का, तो सोलर कुकर में भी देखेंगे कि क्या होता है कि अवतल दर्पण का उपयोग होता है। कैसे उपयोग होता है, तो यहां पर क्या होता है कि जब अनंत से प्रकाश किरण, सूर्य की प्रकाश किरण आती है, सोलर मतलब सूर्य का इस्तेमाल करना, सूर्य के प्रकाश किरणों का इस्तेमाल करने वाला दर्पण यहां पर इस्तेमाल होता है। तो यहां पर क्या फेनोमेनन है कि जब अनंत से प्रकाश किरण आती है तो उसको एक बिंदु पर फोकस पर कन्वर्ज कर देती है, जोड़ देती है, एक जगह पर लाकर संकेंद्रित कर देती है, जिस कारण से जो है ऊर्जा का, विकिरण का काफी मात्रा में इस्तेमाल हो सकता है, जिससे कि आप अधिक मात्रा में ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए देख रहे हैं कि आप जो टॉपिक हमने मेंशन किया है कि अवतल दर्पण के उपयोग, ये जनरल जो यूज होता है अवतल दर्पण का वो है। अगर हम बात करें अवतल दर्पण का, उत्तल दर्पण का, तो उत्तल दर्पण के केस में क्या होता है कि मोटर कार या मोटरसाइकिल का जो साइड मिरर होता है, साइड मिरर में इसका उपयोग किया जाता है। साइड मिरर में क्यों उपयोग किया जाता है, और साइड मिरर के साथ साथ जो रियर व्यू मिरर होता है, साइड मिरर, रियर व्यू मिरर का उपयोग किया जाता है। क्यों, क्योंकि जब देखते हैं कि वस्तु कहां पर हो, अनंत और पोल जो ध्रुव होता है इसके बीच में होता है, तो वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है, और वस्तु से छोटा बनता है तो काफी मात्रा में आप प्रतिबिंब देख सकते हैं उसमें। तो दूर की वस्तु भी आपको क्या दिखेगी, साफ साफ दिखती है, जिस कारण से वहां पर उत्तल दर्पण का उपयोग होता है। और एक बात और ध्यान में रखेंगे आप लोग कि जब हम उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण को देखते हैं, तो अवतल दर्पण की यह जो क्षेत्र है वह कम हो जाता है, और उभरे होने के कारण उत्तल दर्पण का क्षेत्र जो है
वह बढ़ जाता है, जिससे कि प्रतिबिंब की मात्रा बढ़ जाती है। और ध्यान में रखेंगे कि उत्तल दर्पण का उपयोग, जो दूसरा अगर हम बात करें उपयोग कहां पर होता है, तो इसका उपयोग आप ध्यान में रखना है कि इसका उपयोग आप कहां पर करते हैं, जहां पर खड़ा मोड़ होता है। खड़ा मोड़ मतलब जहां पर हिल होता है, जहां पर पहाड़ होता है, वहां पर खड़ा मोड़, इस तरह का अगर मोड़ होता है, अगर हम ऐसे जा रहे हैं मोटरसाइकिल से इधर मुड़ना है, तो कॉर्नर पर जो है उत्तल दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है, ताकि इधर से आने वाली गाड़ी को देख सके या फिर इधर से आने वाली वाहन को हम देख सकें और एक्सीडेंट से बच सकें। वहां पर भी उत्तल दर्पण का उपयोग होता है। इस वीडियो के अंतर्गत हमने उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब के बारे में जिक्र किया और उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण के उपयोग के बारे में हमने समझा। अगले वीडियो लेक्चर में हम लोग दर्पण सूत्र और आवर्धन के बारे में जिक्र करेंगे। तब तक इस वीडियो को अच्छे से देखिए और एंजॉय कीजिए और नई ऊर्जा के साथ अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।